बैलेंस शीट तो बैलेंस हाँ बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, हम्म एक्सटर्नली एंड इंटरनल, हम्म फॉर बोथ पर्पसेस। ओके आपकी कंपनी के करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, हम्म लॉन्ग टर्म करंट। चलिए, तो बैलेंस शीट जो है आपके रिसोर्सेज और एप्लीकेशंस को ऑल टुगेदर बताती है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, आप अप्लाई कहाँ करके रखे हुए हैं, और ये आपका एज ऑन डेट आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जी। सबसे पहले मैं चीजें करने जा रहा हूँ। इधर में हम लोग पढ़ रहे थे, इधर में हमारे पास है एसेट। एसेट जो है वो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में सबसे पहले डिवाइड हो जाता है। तो नॉन करंट एसेट में दो चीजें हैं, एक अपना इन्वेस्टमेंट हो जाती है, दूसरा अपना पीपीएनई होता है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। अब तो इस डिटेल में हम देखते हैं जी करंट एसेट में क्या क्या आइटम आता है। तो सबसे पहले द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको कैश फ्लो में यूज होने वाला है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, कैश, बैंक, ये सारी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। उसके बाद भी है रिस्ट्रिक्टेड टू द करंट, वो बॉन्ड जो होते हैं जिसकी करंट मैच्योरिटी होती है उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्लासिफाई करते हैं। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीजें हैं। रिफंडेबल इनकम टैक्स अगर कुछ है तो भी आपके लिए करंट एसेट है। उसके बाद जो है आपके ए आर आप जानते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, उसके अगेंस्ट में अगर कोई प्रोविजन है तो भी आपके लिए वो करंट एसेट है। फिर अगर कोई नोट पेबल है, नोट पेबल का मतलब होता है लाइक बिल पेबल, बिल रिसीवेबल। ठीक है, अगर आपके लिए कोई बिल रिसीवेबल है, क्योंकि क्या होता है जब आप कस्टमर को सामान बेचते हैं तो आप क्या करते हैं, ए आर ये कर दे, AR2 सेल्स कर देते हैं, और सामने वाला अगर एक प्रोमिसरी नोट या एक आपको बिल ऑफ एक्सचेंज देता है तो आप क्या करते हैं, अपने AR को हटा के उसको नोट रिसीवेबल यानी कि आप बिल रिसीवेबल वाले अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिया जाता है। फिर इंस्टॉलमेंट अगर कोई ड्यू अगर है जिसमें आपको मिलने वाले हैं तो वो आपके लिए एसेट है। अगर कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो आपके हैं, मिलने वाले हैं। अगर कोई आपने अपने पैसे जो है किसी AR वाले के किसी क्रेडिटर्स के पास रखे हैं एज एडवांस तो भी आपके लिए वो क्या है, करंट एसेट है। एडवांस टू एम्प्लॉइज भी आपके लिए करंट एसेट है। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये इससे आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि कभी कभी आपको वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट का जानना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आती है जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में लिखा हुआ लोअर एट एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जिसमें दोनों में जो छोटा होता है उसके ऊपर आपको वैल्यू करना पड़ता है। तो चाहे वो फिक्स एसेट हो, रॉ मटेरियल हो, या फिर WIP हो, सारे के सारे चीज यहाँ पे आ जाते हैं। फिर अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, चाहे वो रेंट के हो या इंश्योरेंस के हो, वो सारे के सारे यहाँ आ गए। ऑल टुगेदर आप जिसको ऐड कीजिएगा तो आपके पास टोटल ऑफ करंट एसेट निकल आएंगे। अब आ जाइए जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। सबसे इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको हम अवेलेबल फॉर सेल्स भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड जिसको हेल्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन अनयूज्ड लैंड, कोई ऐसा लैंड जिसमें आपने सिर्फ पैसे लगा रखे, अभी उस पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप उसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट इन लैंड रख सकते हैं। कैश सरेंडर वैल्यू ऑफ द ऑफिसर्स लाइफ इंश्योरेंस। तो कभी कभी क्या होती है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस आप जो की मैनेजमेंट पर्सन के लिए पे करते हैं उसकी जो कैश वैल्यूज होती है उसको अभी आप इन्वेस्टमेंट में डाल के रखते हैं। उसके बाद जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता है वो भी यहाँ पे आता है। दूसरा प्लान एक्सपेंशन का जो फंड होता है उसके जो पैसे होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले वो यहाँ पे आ जाता है। ऑल टुगेदर जब सब आपको ऐड कीजिएगा तो ये आपको इन्वेस्टमेंट का फिगर निकल आएगा। फिर आता है जी प्लांट एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, PPE जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, लीज होल्ड, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर कुछ है तो आप नेट पे दिखा सकते हैं, इसलिए इसका नाम प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के नाम से लिखा जाता है। फिर आता है जी इंटेंजिबल गुड्स एंड नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन। इसमें से अमोर्टाइजेशन माइनस करने के बाद का वैल्यू आपको दिखाना पड़ता है। पहला गुडविल, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क। ये सारे के सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स है, सबको आप एक साथ लिख के दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई अदर एसेट है, वो कैसा एसेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने कहीं पर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा, जैसे कोई एक्सपेंसेस देते हैं और आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट्स मिलने वाला है, उसको आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं। अनअमोर्टाइज्ड बॉन्ड्स भी उसी में आता है। उसके बाद लिखा जाता है जी इक्विपमेंट टू बी डिस्पोज ऑफ। अगर आपने कोई डिस्पोज वाले कोई एसेट है वो भी यहाँ पर क्लासिफाई कर देते हैं क्योंकि वो आपके कंटिन्यूइंग से डिसकंटिन्यूइंग में क्लासिफाई हो जाता है। तो ये सारे चीज आपके नॉन करंट एसेट में आते हैं ऑल टुगेदर। तो ये हमारे यहाँ पे आके A+B यानी करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल एसेट आ जाएगा। फिर लाइबिलिटी साइड में भी हमारा सबसे पहले आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में जो आपके कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं जो आपने तुरंत में बोरोइंग करी होती है। अकाउंट पेबल है जो आपका AR AP होता है जिससे आपने
उधारी पे माल खरीद के रखा हुआ, सैलरी वेजेस कमीशन कुछ भी है वो भी, उसके बाद टैक्स विद फ्रॉम द एम्प्लॉइज के टैक्स अगर आपने डिडक्ट करके रखे हुए हैं, गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज स्टिल पेबल विथ यू। इनकम टैक्स के पेबल है कोई लाइबिलिटी आपने प्रोविजंस बना के रखी है जो कि लाइबिलिटी है, वो अभी आपको डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड हो चुका है अभी तक पे नहीं हुआ, इसका मतलब डिविडेंड पेबल है। रेंट रेवेन्यू कलेक्टेड इन एडवांस, कोई आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे चढ़ा रखा है और आपको 4 महीने का एडवांस पहले मिला हुआ है, तो दैट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। और अदर एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, कोई कस्टमर ने आपको एडवांस पैसे दिया कि भाई साहब मेरा माल मंगा लेना, इसका मतलब अगेन दिस इज अ करंट लायबिलिटी फॉर यू। फिर बोल रहा है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट की एक मैच्योरिटी होती है और मैच्योरिटी अगर आने वाला 3 महीने या 4 महीने या 6 महीना में होते हैं तो आप उसको शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई करना पड़ता है। करंट ऑब्लिगेशन फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द कैपिटल लीज, अगेन कैपिटल लीज का जो आपको करंट ईयर का लीज पेबल अमाउंट होता है वो भी आपको शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई करना पड़ता है। फिर बोल रहा है शॉर्ट टर्म पोर्शन ऑफ एक्रूड वारंटीज। वारंटीज क्या होता है कि आपने कोई एसेट बेचा होता है, उसके अगेंस्ट में आप वारंटी कलेक्ट किए होते हैं और उसके ऊपर का जो भी करंट ईयर का जो भी ड्यू होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म पोर्शन ऑफ एक्रूड। उसके बाद अगर कोई भी एक्रूड लायबिलिटी जनरली आपकी यूटिलिटीज और जो भी नॉर्मल मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो आप नहीं पे करके रखते, इसलिए उसको अक्रूड में रखते हैं, ये आपके लिए करंट लायबिलिटीज होती है। आज ये नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, नॉट पेबल आफ्टर, ये 1 साल के बाद का अगर है, ये आफ्टर 12 इज नॉट अ पीरियड, मतलब आपका नोट पेबल है बट वो 1 साल के ऊपर का पीरियड है तो आप उसको नॉन करंट लायबिलिटी एसेट में, अच्छा 1 ईयर और 1 ऑपरेटिंग पीरियड दोनों आप ध्यान में रखिएगा, दोनों जो लॉन्गर पीरियड होता है वही करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को क्वालिफाई करवाता है। फिर आता है जी लॉन्ग टर्म बॉन्ड ड्यू, लॉन्ग टर्म है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म है, कन्वर्टेबल डिबेंचर लॉन्ग टर्म है, लेस अमोर्टाइज्ड डिस्काउंट प्रीमियम जो भी है, ये भी सारे के सारे आपके जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं वो। फिर एक्रूड पेंशन, कौन पेंशन क्या होता है, वो करंट लायबिलिटी नहीं होते बल्कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, ठीक है। ऑब्लिगेशन अंडर द कैपिटल लीज, कैपिटल लीज में अगर कोई प्रीमियम का पेमेंट करना, प्रीमियम में जो प्रिंसिपल पोर्शंस है और वो अभी नहीं पे करना बल्कि उसको फ्यूचर में पे करना है। देखिए कोई भी लायबिलिटी में आपको क्या होता है, लायबिलिटी जब आप पे ऑफ करते हैं तो कोई भी प्रीमियम, कोई भी आप लीज की पेमेंट करते हैं तो लीज में 2 पेमेंट होते हैं, एक तो आपको प्रीमियम जब भी पेमेंट करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट पोर्शन होता है और साथ में प्रिंसिपल का पे आउट होता है। अब बात आता है कि हम जब कैपिटल लीज लिखते हैं तो कैपिटल लीज में हम लायबिलिटीज को फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो है यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन कैपिटल लीज है ये फुल वैल्यू वाली लायबिलिटी जो अभी तक ड्यू नहीं हुई फ्यूचर में होगी। अगेन डिफरेंट टैक्स लायबिलिटी को लेके बहुत सारा आदमी का अपना अपनी ओपिनियन है, कहीं कहीं पे इसको डेफर्ड टैक्स जो लायबिलिटी है कहीं कहीं पे इसको लोग क्या करते हैं करंट लायबिलिटीज में भी रखते हैं, कहीं कहीं पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में भी रखते हैं, नॉन करंट में भी रखते हैं, ठीक है। तो ये समटाइम आपको हिंट्स मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसको नॉन करंट में लिख के रखेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर लॉन्ग टर्म पोर्शन ऑफ द एक्रूड वारंटी, वारंटीज के 2 पोर्शन थे, एक तो शॉर्ट टर्म थे जो आपने करंट ईयर्स में यूज करने थे, दूसरे वाले जो है लॉन्ग टर्म में एज इट इज आपके पास रहेंगे, ये सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा जी टोटल लायबिलिटीज बन जाएगा। अब आ जाता है कैपिटल, कैपिटल में आपका क्या क्या चीज होता है, अपना प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, क्यूमुलेटिव है, कॉमन शेयर्स है, जो भी सारी चीज है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिख जाएंगे, वो आपके कॉमन स्टॉक हो जाएंगे। फिर आपके एडिशनल पेड इन कैपिटल का वर्ड क्या होता है, एडिशनल, जो आपने यहाँ पे शेयर प्रीमियम वर्ड यूज करते हैं इंडिया में, तो शेयर प्रीमियम वर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड द एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये सब के सब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स पे आते हैं, इक्विटीज पे आए हुए हैं, कॉमन स्टॉक पे, ट्रेजरी पे, डिविडेंड पे, ये सारे सारे आए हुए हैं। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग में क्या होता है, appropriated for the bond indentures indebtedness, बॉन्ड से रिलेटेड अगर कुछ रिटेन्ड अर्निंग है तो वहां पे आ जाएगी। उसके बाद फ्री एंड अनअप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है नॉर्मल जो जनरल रिजर्व होता है वो होता है। फिर सारे को ऐड करने के बाद हमारा टोटल इक्विटी शेयर होल्ड की पोजीशन बनती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल करंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब होता है जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा किसी भी लेवल पे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट प्लस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। तो ये जो ओनर्स इक्विटी है, ये ओनर्स इक्विटी लास्ट में जो हमने शेयर होल्डर्स वाली पढ़ी थी वही ओनर्स इक्विटी है। तो देखिए ये आराम हो गया हमारे पास। जब हम एसेट बोलते हैं तो एसेट दोनों तरह की होती है, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट, ये दोनों एसेट को आप ऐड कर लीजिएगा और उसके अगेंस्ट में जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, लायबिलिटी मींस यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लायबिलिटी मींस यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दीजिएगा तो जो आपके हाथ में बचेगा दैट इज कॉल्ड द ओनर्स इक्विटीज। तो ओनर्स इक्विटीज क्या होता है,
जो आपके लिए रेसिडुअल पार्ट होता है। तो अभी तक हमने आपके साथ कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, सबके सिर्फ एक बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करा है। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। सिर्फ बैलेंस शीट बताया कि बैलेंस शीट में अंदर में क्या क्या आइटम होता है। वकार भाई जी जी, बोलिए, ये अंदर के आइटम में कोई दिक्कत है बैलेंस शीट के? इसके बारे में कोई क्वेश्चन आएंगे ऐसा रिलेटेड डिटेल में? हाँ हाँ, डिटेल में आ सकते हैं ना, आपसे पूछ लेगा नोट पेबल क्या है, लॉन्ग मतलब करंट लायबिलिटी है ना नॉन करंट लायबिलिटी है। सही। आपसे आ सकता है कि अच्छा जी बताइए कैपिटल लीज है, कैपिटल लीज का करंट ईयर ऑब्लिगेशन कहाँ क्लासिफाई कीजिएगा, करंट में या नॉन करंट में? ठीक हो गया। या फिर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि एडिशनल पेड इन कैपिटल कहाँ पे आता है। राज भाई एक क्वेश्चन है, बोलिए ना। ये जो अभी जो आपने स्ट्रक्चर दिखाया है, ये इसके अगर ओवरऑल जो जितना भी बैलेंस शीट का कंपोनेंट है उसको मीट करता है? ऑलमोस्ट 90%, बाकी तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के ऊपर। आर यू सजेस्टिंग कि इसको याद कर लिया जाए, इसमें फायदा होगा? नहीं, आप अगर 2-3 बार अगर हाथ से इसको कट कुट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। यानी कि ये सजेस्टेबल है कि इसको मेमोराइज कर लिया जाए? नहीं, मेमोराइज में तो फिर वो हो जाता है ना, मतलब यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ, बट कट कुट करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट यू आर जस्ट गेटिंग एन आइडिया चीजें कहाँ आती। एक स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम देखा है इतना डिटेल स्ट्रक्चर। नहीं, ये स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रक्चर में काफी मतलब 99% चीजें कवर्ड है। बाकी जो चीजें कवर नहीं है वो ये है कि मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या कवर नहीं है, वो बिजनेस स्पेसिफिक चीजें जो होती हैं वो कवर नहीं है। ठीक हो गया। ये जेनरिक है, मतलब लाइक वो पैनाडोल टाइप की है। थैंक यू। बट ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे इसमें 2-3 सवाल बन जाते हैं, 2-3 सवाल बन ही जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा बनता है मैं आपको बता दूं, और बंदों से गलत होती है वो वाली पोर्शन, ये वाली पोर्शन। ये जो वर्ड है ये मैं हाईलाइट कर रहा, इसे पूरा याद करना पड़ेगा हमें? नहीं, याद नहीं करने मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1-2 बार इसको लिख के देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं भी इसी बारे में क्वेश्चन कर रहा था। ये 2 चीज है ना, ये आपके एग्जाम में मैं खुद एमसीक्यू देखा हूं, तो ये 2 लाइन पे एमसीक्यू है। एक्चुअल में क्या है, वो बोल रहे हैं कि आप 2020 में बैठे हो, यू आर देयर इन 2020, और आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो क्या है, ड्यू टू पे है, यानी अभी उसका पेमेंट करना है इन दिसंबर। तो आदमी जैसे ही लॉन्ग टर्म वर्ड यूज करता है तो उसको लगता है कि ये नॉन करंट है, पर साथ में यू हैव टू सी द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट आपका विद इन द ईयर है या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में है तो आप उसको करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई कीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया बकायदा। और ये वाला आपको हेल्प करेगा कहाँ पे भी, बैलेंस शीट से जब आप ये करेंगे ना, अभी जब कैश फ्लो बनाएंगे तो भी आपको समझने में आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको करंट एसेट का एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल आइटम का एडजस्टमेंट आएगा, तो आपके पास इतना डिटेल में करंट एसेट करंट लायबिलिटी की लिस्टिंग है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसी साथ से कि आप बोलिए। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें इसका इम्पैक्ट आप एपी में भी ले सकते हो, एआर में भी ले सकते हो, बट जो पेमेंट ड्यू है वो विद इन दिस ईयर नहीं आ रही, वो नेक्स्ट ईयर में आ रही है, लेकिन पीरियड का जो साइकिल है वो विद इन मंथ का फिजिकल ईयर है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होनी है और वो नेक्स्ट ईयर 12 महीना के अंदर फॉल कर रहा है या कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर फॉल कर रहा है, तो आप उसको बेहतर ये है कि करंट लायबिलिटी में रखें। ठीक हो गया। क्योंकि आपको क्या होता है, करंट लायबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या है, जिसको लिक्विडेट करने के लिए आपको करंट एसेट चाहिए। ठीक हो गया।
तो आप अगर आपके ऑब्लिगेशन आप बोल रहे हैं कि हमारा नेचर भले लॉन्ग टर्म था लेकिन अभी अगला 2 महीना में पे करना है, तो इसका मतलब ये है कि इट हैज टू बी लिक्विडेटेड ना। और लिक्विडेट होने का मतलब हाँ विद इन 2 मंथ्स। और वो कहाँ से होगा? वो यहाँ से होगा कि या तो अगर नया लॉन्ग टर्म लेके उसको लिक्विडेट कर रहे हैं तो आप उसको करंट एसेट में मत लिखिए, क्योंकि वो नए लोन से वो कवर हो जाएगा। यदि आप अपने वर्किंग कैपिटल से उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट इट इनटू द करंट लायबिलिटी। ओके, नहीं मैं जो क्वेश्चन जो मैं करना चाह रहा हूँ कि वो क्या फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि मेरा एग्जांपल ये थी कि एक अमाउंट है जिसकी पेमेंट ड्यू है बट वो फॉल कर रही है, लेट्स सपोज वी आर इन अप्रैल या मई, वो मई 22 में ड्यू है पे करने में। अच्छा, मई 22 में है और अभी हम लोग कहाँ अभी हम लोग कहाँ पे हैं? 2021 के अंदर है। अभी हम 2021 पे हैं और दिसंबर 2020 में हमको बैलेंस शीट बनाना है जी। हाँ, तो उसको आप करंट लायबिलिटी में लिखिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। चलें अब कैश फ्लो पे आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई डोंट वांट एनीवन टू मिस इट। इसमें दिमाग एकदम लगा के देखने का भाई, कोई हड़बड़ी नहीं है, सुकून से करने का, कि वो कैश फ्लो से सवाल आना ही आना है, देयर इज अ मस्ट। तो आ जाइए कैश फ्लो में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना क्यों पड़ता है। तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट रिकंसिलिएशन ऑफ कैश बिटवीन 2 पीरियड, 2 पीरियड के बीच का कैश रिकंसिलिएशन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कैश फ्लो इज रिक्वायर्ड व्हेनेवर द कंपनी इज प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। द प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यानी पैसे जो आए हैं कहाँ से आए हैं, पैसे जब जाएंगे तो उसके कहाँ से जाएंगे, ये दोनों चीजों का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? कैश फ्लो से आएगा। और कैश फ्लो जो होता है, चूंकि हम अपने सारे बुक्स बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, और तो एक्रूवल बेसिस पे कैश फ्लो जो होता है नहीं बनता, कैश फ्लो हमेशा एक्चुअल बेसिस पे बनता है। तो थोड़े बहुत हमें एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कंपनी में एक्चुअल कैश का ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हेल्प यूजर टू मेक द असेसमेंट। इससे भी यूजर्स को असेसमेंट करने में हेल्प हो जाता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट देंगे, एक कॉल लेना है। जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है कंपनी में पैसे आए कहाँ से और गए कहाँ से, यानी कंपनी की इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में पता चल जाता है, टोटल ऑपरेशन के पता चलता है, और साथ में यूजर्स को हेल्प करता है टू एसेस द बिजनेस कि बिजनेस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो बोलता है द कैश हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द एंटिटी नीड्स द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और इज जनरेटिंग द इनफ कैश टू मीट द ऑब्लिगेशंस एंड पेइंग द डिविडेंड। कंपनी में जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं या बेसिक उनके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं कंपनी मीट कर पा रही है, या उसको इस काम को करने के लिए बाहर से फंडिंग चाहिए, ये भी पता होने के लिए उनको क्या चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 3 कैटेगरीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग बांटते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में क्या होता है? इनफ्लो एंड इनफ्लो रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी बिजनेस क्या जो मेन सेंट्रल एक्टिविटीज होता है वहां से जो बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट इज को हम क्या बोलते हैं जी? ऑपरेटिंग इनकम को बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में इनकम स्टेटमेंट का इनकम प्लस करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे डिटेल में हम कर ले रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट ऑफ द COGS और सेल्स जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें जो होती है वो ऑपरेटिंग में आते हैं। इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट पेड दोनों ऑपरेटिंग में आते हैं। डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग में आते हैं। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जो भी है वो ऑपरेटिंग इनकम में आती है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑल अदर रिसीव्ड एंड डिसबर्समेंट दैट डू नॉट स्टेम टू बी द ट्रांजैक्शन डिफाइंड एज द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, यानी कोई भी रिसिप्ट है पेमेंट जो कि एक्सप्लिसिटली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक चीजें हमने अभी तक सिर्फ सीखी कि ऑपरेटिंग इनकम में क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आती है। दूसरा होता है हेड, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो आप इन्वेस्ट करके जो पैसे बनाते हैं नॉन करंट एसेट में, वो यहाँ पे आता है। यानी प्रिंसिपल कलेक्शन ऑफ लोन मेड बाय द एंटिटी, यानी आपने लोन दिया हुआ था, यानी आपका इन्वेस्टमेंट था और आपने मिला।
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड जो होता है वो हम ऑलरेडी कहाँ क्लासिफाई करते हैं, वो हम क्लासिफाई करते हैं जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो फर्दर यहाँ पे लेने का जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ अवेलेबल फॉर सेल्स और हेल्ड टू मैच्योरिटी, दोनों को हम कहाँ लिखते हैं जी, ये नॉन ट्रेडिंग आइटम है इसलिए दोनों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। पीपीएनई को जो भी लाते हैं या बेचते हैं उसका जो भी इम्पैक्ट होता है वो हम कहाँ लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेते हैं। तीसरा आता है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जब आप फंड जो लेते हैं बिजनेस करने के लिए, इशूइंग ऑफ इक्विटी एंड डिबेंचर्स यहाँ पे आता है, टेकिंग ऑफ लोन आल्सो इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो बोल रहा है प्रोसीडिंग फ्रॉम द इशूइंग एंड बाइंग ऑफ द रिटायरिंग ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड बेच के जो पैसा आता है, इंटरेस्ट जो भी पे करते हैं वो ऑपरेटिंग में जाता है। उसके बाद इशू एंड रिक्विजिशन ऑफ स्टॉक और ट्रेजरी स्टॉक, ये जो भी चीजें हैं ये सारे के सारे आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। फिर बोल रहा है बोरोइंग एंड पेइंग अ लोन, आपने बोरो करना है या लोन पे करना है, ये सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। उसमें डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, ये भी सारे के सारे आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट विच आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैश। अब उसके बाद क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है यो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डिफिनेशन से अगर नहीं है, उसमें अगर इंक्लूडेड नहीं है तो फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। जनरली हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लासिफाई करते हैं। जनरली हम इसको कहाँ क्लासिफाई करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। जनरली जो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट डिफाइन होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ये सारे जो हमने अभी तक काम किए, ये सारे हमने काम किए, सिर्फ अभी तक हमने डेफिनेशन बात करी है, अभी हमने कुछ भी बातें नहीं करी है। ठीक है, आइए हम आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मान लिया कि एक कंपनी है, उसका हमने ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग, वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो भी कैश आया वो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश आया वो यहाँ आ गया। इसका मतलब हो गया इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ साल भर में, 110 का इंक्रीज हुआ, 550 का ओपनिंग कैश था। इसका मतलब है कि हमारे पास जो $50 का ओपनिंग है, इसका मतलब है कि हमारे क्लोजिंग में हमारे पास जो बैलेंस बनेगा वो $160 का बैलेंस बनेगा एज अ क्लोजिंग। तो ये मेरे को कैश फ्लो से पता चल गया और हम इसको डबल चेक कर सकते हैं अपने बैलेंस शीट पे जाके। फिर चार्जर ला लो, ठीक है। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको आईएफआरएस और गैप से रिलेटेड है, जिसमें आपको आईएफआरएस एंड गैप के जो डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है। खैर इतनी सारी क्यों ना, ठीक है। तो ये आईएफआरएस और इस यूएस गैप के बीच में कुछ थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं प्रेजेंटेशन को लेके, वो आप देख लीजिए। टैक्स पेड को यहाँ पे ऑपरेटिंग मानते हैं, जबकि आईएफआरएस में क्या होता है, कभी कभी ये ऑपरेटिंग हो सकता है, इन्वेस्टिंग हो सकता है और फाइनेंसिंग हो सकता है। क्योंकि ऑपरेटिंग बोलता है कि अगर बिजनेस का है तो अगर कैपिटल एसेट को बेचे या बेचने के कारण जो कैपिटल गेन या लॉस होता है वो आप इन्वेस्टिंग में लिखे, और फाइनेंसिंग से रिलेटेड यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर कुछ है तो आप उसको फाइनेंसिंग में लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड को ये बोलता है हमेशा ऑपरेटिंग होगा, लेकिन आईएफआरएस बोलता है कि नहीं, या तो वो ऑपरेटिंग भी हो सकता है और इन्वेस्टिंग भी हो सकता है। इन्वेस्टिंग कैसे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करा है और आपको इन्वेस्टमेंट के कारण इंटरेस्ट आया, सो यू कैन क्लासिफाई एज अ इंटरेस्ट एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इंटरेस्ट पेड को लेके भी यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग है, बोलता है कि इसमें फ्लेक्सिबल है, आप ऑपरेटिंग में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो फाइनेंसिंग इसलिए क्योंकि आपने बैंक से लोन रखा है और लोन के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो इसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग होना चाहिए। अगेन डिविडेंड को भी लेकर यही दो मत है, यहाँ पे बोलते हैं कि इसको ऑपरेटिंग भी ले सकते हैं और इन्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड है तो इन्वेस्टमेंट आपने करा हुआ है किसी कंपनी में, उसके कारण आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसीलिए आपके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। फिर डिविडेंड पेड वाले सिचुएशन में क्या है, हम लोग यहाँ पे हमेशा फाइनेंसिंग लिखते हैं, लेकिन आईएफआरएस में बोलता है कि चूंकि आप नॉर्मल बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए ऑपरेटिंग लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्लासिफाई एज द फाइनेंसिंग बिकॉज आपने सारी इक्विटीज रिलेटेड एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना जब सीएमए का एग्जाम दीजिएगा तो यही वाला फॉर्मेट यूज कीजिएगा। ये सिर्फ आपको
अगर IFRS एंड गैप का डिफरेंस अगर लिखने आ गया देन ओनली यू कैन राइट, अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग क्वेश्चंस आपको यही वाला लगाना पड़ेगा। टैक्स, ऑपरेटिंग इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग डिविडेंड रिसीव्ड, ऑपरेटिंग डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। ठीक है, अब आता है जी सवाल कि दो तरीके से मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने कैश फ्लो को बनाते हैं। बनाने का जो मेथड होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है, तो चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेथड्स के एप्लीकेबिलिटी है, अदरवाइज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में सिर्फ डायरेक्ट मेथड जाता है, इनडायरेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है। तो हम जब ऑपरेटिंग में जाते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैश कहाँ से आते हैं। कैश आते हैं सेल्स से, COGS एडजस्टेड टू द चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्ट अप्रोच है, यहाँ ये प्रेफर किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एक्चुअल सेल्स होते हैं वो लिए जाते हैं, जो आपने परचेज किया हुआ होता है AP और इन्वेंटरी का एडजस्टमेंट करके जो पेमेंट करते हैं वो ले लेते हैं। उसके बाद जो सेलिंग एक्सपेंसेस होता है वो माइनस करते हैं, इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करते हैं, इनकम टैक्स के जो पेमेंट होते हैं वो माइनस करते हैं। ठीक है, इनकम जो नॉट रिक्वायरिंग द यूज ऑफ कैश, डेप्रिसिएशन, गेन एंड ऑल, इसको आप इग्नोर कर देते हैं, इसको कुछ नहीं करते, क्योंकि आपके लिए रीजन मैंने बताया है, ये कैश फ्लो हमेशा कैश बेसिस बनता है, इसको अक्रूवल से कोई मतलब नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गेन एंड लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इसको यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि ये सेल को ले लेता है, परचेज को माइनस कर देता है, एक्सपेंस को माइनस कर देता है, इंटरेस्ट, टैक्स, सारी चीजें माइनस कर देता है। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स में आपको क्या होता है, इनडायरेक्ट जो होता है वो रिकंसिलिएशन प्रोसेस है, वो रिकंसिलिएशन की तरह काम करता है। ठीक है, इन्हें आप नेट इनकम से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नेट इनकम लिखते हैं, उसके बाद नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हम अपने वर्किंग कैपिटल वाले आइटम का एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ तक जो भी चीजें आती है उसको हम बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। नेट इनकम इज रिकंसाइल्ड टू द नेट कैश फ्रॉम द इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय एडजस्टिंग द डिफरेंस एंड रिलेटेड टू द बैलेंस शीट ऑपरेटिंग सच एज द AR/AP, नॉन कैश आइटम सच एज द डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीजें होती हैं। रिकंसाइल हमको करना पड़ता है कैश के लिए। उसके बाद बोथ आर एक्सेप्टेबल बट द डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड। इनडायरेक्ट मेथड मस्ट बी प्रेजेंटेड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री शेड्यूल टू प्रेजेंट द रिकंसिलिएशन नेट इनकम टू द नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वो दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना। अब देखिए कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या बोला था, सेल्स लिख देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देना, एक्सपेंसेस लिख देना, G&A लिख देना, डेप्रिसिएशन को क्या कर देना, छोड़ देना, क्योंकि हम आपको ये इनकम स्टेटमेंट है, सॉरी ये इनकम स्टेटमेंट है। तो अभी हम हाँ, तो देखिए सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम दी कस्टमर वो हमने ले लिया डायरेक्ट में। तो हमारा जो सेल था, ये मान लो हमारे पास जो सेल था 1500 का सेल था। ठीक है, हमारे पास जो सेल था वो 1500 का सेल था, लेकिन इसमें कुछ सेल जो था वो क्रेडिट पे था। तो हम उस क्रेडिट वाले सेल को हटा देंगे, तो कैश सेल प्लस कस्टमर से जो कलेक्शंस होता है वो दोनों को ले लेंगे। तो उस दोनों को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। तो इसमें पता चला कि जी आपने कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो होना है वो 1300 रुपए का होना है, पेमेंट टू परचेज के लिए 525 रुपए का, सेलिंग आपका पेमेंट हुआ है 200 का, G&A का पेमेंट हुआ है 100 का, इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है 60 का, टैक्स का पेमेंट हुआ इतना। यानी सारा प्लस माइनस एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा आपके हाथ में बचेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 340। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। अब हम आपको इनडायरेक्ट मेथड सामने सामने से खत्म ये करवा दे रहे हैं, सामने सामने। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हो जाएगा जी 350 से, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड हमेशा स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। तो इनडायरेक्ट मेथड हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से, नेट प्रॉफिट से। तो आइए, तो इनडायरेक्ट मेथड्स में हम नेट इनकम हमारे पास इनडायरेक्ट नेट प्रॉफिट कितने का है, 350 का है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है वो दोनों को हम
ऐड करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, ऐड या लेस जो भी है वो हम करने वाले हैं। तो आइए हम इसमें से एक काम करते हैं, तो एक साथ में ले लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, तो हमने बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे जी नेट प्रॉफिट से, तो हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लिया 350। ऐड नॉन कैश आइटम, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो भी चीजें है वो हमारे लिए नॉन कैश आइटम है। तो हम यहाँ पर से सबसे पहले डेप्रिसिएशन ये 125 है वो हम माइनस करने वाले हैं। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस को कुछ नहीं करेंगे। फिर इक्विटी वाला जो है, अर्निंग इज इक्विटी, ये जो गेन, अच्छा ये गेन ऑन सेल ऑफ, ये वाला जो सेल है ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि गेन जो है लेस गेन ऑन सेल ऑफ अवेलेबल फॉर सेल, तो ये हम 125 ले लिया। उसके बाद जो है हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चलेगा, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सब चलेगा, सेलिंग चलेगा, जनरल चलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं चलेगा तो उसको मैंने माइनस कर दिया, इंटरेस्ट चलेगा, अर्निंग इक्विटी इन अर्निंग एंड ऑफ इक्विटी इन अर्निंग ऑफ इन्वेस्टी, ये भी आई बिलीव चलेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चलेगा, उसके बाद गेन ऑन सेल चलेगा। अब यहाँ पर जो आया हमारे पास जो रिजल्ट आया है, इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे किसके बारे में, हम एडजस्टमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए हम वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले AR अगर इंक्रीज हो गया, AR अगर इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पैसे इन्वॉल्व हो गए, हमारा पैसा लग गया। तो AR अगर इंक्रीज हो गया तो हमारे पैसे इन्वॉल्व हो गए, यानी मेरा पैसा लग गया बिजनेस में ज्यादा, ठीक है। दूसरा बोला इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7500, अगर इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो गई इसका मतलब ये है कि हमारे पैसे फिर लग गए बिजनेस में ज्यादा, बिजनेस में मेरे पैसे लग गए। फिर उसके बाद बोला इंक्रीज इन AP, इंक्रीज इन AP का मतलब ये हो गया कि हमने सामने वाले का पैसा रोक लिया, मतलब हमारे पैसे, हमारा वर्किंग कैपिटल पेमेंट नहीं हुआ, हमारा वर्किंग कैपिटल का पैसा पेमेंट नहीं हुआ, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये एक बेनिफिशियल सिचुएशन हो गया क्योंकि हमने पैसे अभी नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इंक्रीज इन अलाउंसेस फॉर द, AR हो गया इंक्रीज इन अलाउंसेस फॉर द अनकलेक्टेड रिसीवेबल, अगर अनकलेक्टेड रिसीवेबल में एप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डायरेक्ट हमने वो कर दिया, छोड़ दो, इंक्रीज इन अलाउंसेस फॉर द अनकलेक्टेड, तो इसको हम 50 रुपए का, अगर मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया तो हम इसको ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन छोड़ देते हैं क्योंकि हमने पूरा का पूरा एक्सपेंस को ऐड कर दिया है। उसके बाद ये है डेप्रिसिएशन से पहले अनकलेक्टेड लिख लिया, डिक्रीज इन बॉन्ड्स
कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग में नहीं है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अंडर इक्विटीज ये भी नहीं। डिक्रीज इन डेफर्ड लायबिलिटी, इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल 100 रुपए का। उसके बाद इनकम टैक्स पेबल ले लिया हमने, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी ले ले। इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज 25। तो हम यहां से यहां तक का हम ₹400। आंसर कितना है इसका? ₹60 का। तो ये भी 25 माइनस करना है उसमें। हमारा क्या डेप्रिसिएशन? द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, मीन के वो ऐड होगा, डिक्रीज हुआ है। ओ, मीन माइनस होगा ना, माइनस होगा, माइनस होगा। देखिए 275, 200 पहले तो हमारा 350, 125, 350, 125 सही है। 350, सर अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट 15 है ये। कहाँ अमोर्टाइजेशन 15 है? डिस्काउंट डिक्रीज इन बॉन्ड डिस्काउंट, दिस वन डिक्रीज। एंड ये कितना है? इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ये कितना है इसमें? 1 मिनट, ओके। ऊपर वाले में अनकलेक्टेबल 50 है, वो तो सही है। डेप्रिसिएशन ये को इग्नोर 15 कर। है अच्छा, बॉन्ड वाला मैंने नहीं लिया है लग रहा। जी। वो क्या इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज इन बॉन्ड डिस्काउंट। आई डोंट नो। डिक्रीज इन बॉन्ड डिस्काउंट नहीं लेंगे ना, इग्नोर कर देंगे उसको। लेकिन इसने इधर लिया हुआ है। चेक करते हैं, 1 मिनट रुके ना। 350, 350, 125, 125, गेन ऑन एसेट, गेन ऑन अर्निंग्स ये तो है। एक और 25 माइनस करना पड़ेगा हम लोग को, वो वाली इक्विटी वाली। आप तो डिक्रीज इन बॉन्ड डिस्काउंट वो एड बैक होगा। एक सेकंड, इक्विटी इन अर्निंग वाला जो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद एआर वाले में 200 है, 75 है, 50 सही है, 50, 50 ये भी सही है। ये अमोर्टाइजेशन नहीं है। 15 नहीं लिया ना। तो ये अमोर्टाइजेशन बॉन्ड के बारे में क्या लिख रहा है? डिक्रीज इन अमोर्टाइजेशन बॉन्ड। तो अमोर्टाइजेशन बॉन्ड में डिक्रीज हुआ, तो अमोर्टाइजेशन बॉन्ड क्या था ये? नॉन कैश आइटम में आ जाता है सर, एक हिसाब से ये भी अमोर्टाइज किया है ना। लेकिन मसला ये है कि अमोर्टाइजेशन ऑफ ऊपर में ये इंक्लूड है कहीं पे? बॉन्ड में नहीं है।
पहले तो ये बॉन्ड डिस्काउंट जो होता है कि वो कौन सा, वो उसका प्रेजेंटेशन कहाँ पे आएगा? बॉन्ड डिस्काउंट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में? बॉन्ड डिस्काउंट जो होता है इसका नेचर क्या होता है? डिक्रीज इन ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंसेस कम हो गया। सर इसमें वो बोल रहा है कि अमोर्टाइज हुआ है। कहाँ पे लिखा हो? आप किसकी प्रेजेंटेशन देखें जहाँ पे इसने वो इसको, इसका आंसर है, आंसर में देखें जाके। इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ से लिया देखिए जी। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 75 रुपए का था, जिसके अंदर 15 रुपया बॉन्ड का खर्चा, इसीलिए उसको वहां से निकाला। ये है इसकी रीजनिंग, देखिए ये है इसकी रीजनिंग। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 76 है, इसका मतलब उसमें 15 अमोर्टाइजेशन है, तो एक्चुअल कैश आउटफ्लो सिर्फ 60 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो ये जो कहानी है इस तरह से हमको बनाना पड़ता है कैश फ्लो अंडर इनडायरेक्ट मेथड। बट दिस वाज अ वेरी कंप्लीट टाइप ऑफ एग्जांपल जिसमें सारे तरह के मतलब जितने तरह के एडजस्टमेंट आ सकते थे, इसमें सारे तरह के एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जनरल इसको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट में लिखिएगा जी नेट प्रॉफिट, उसके बाद नॉन कैश आइटम का जो भी है उसको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। नॉन कैश आइटम में इक्विटी रिलेटेड था और दूसरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था, दोनों हमने यहाँ पर माइनस कर दिया क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन कैश आइटम सिर्फ डेप्रिशिएशन था, यहाँ पे नॉन कैश आइटम सिर्फ यहाँ पे डेप्रिशिएशन था। उसके बाद था हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में यहाँ पे दो चीजें थी, ठीक है, एक तो इक्विटी वाली थी, दूसरी गेन ऑन सेल ऑफ एएफएस था। एएफएस अवेलेबल फॉर सेल्स, जो भी ये थे इक्विटीज थे वो थे, दोनों को हमने माइनस करने के बाद एडजस्ट किया। फिर उसके बाद हमको करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो वर्किंग कैपिटल में याद रखिएगा, अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो ऐड होगा, सॉरी करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा, और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास एआर इंक्रीज कर रहा था इसलिए माइनस करना पड़ेगा, इन्वेंटरी इंक्रीज कर रहा था इसलिए माइनस करना पड़ेगा, एपी इंक्रीज कर रहा था तो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि वी आर नॉट पेइंग, वी आर होल्डिंग देयर कैश। अमोर्टाइजेशन बॉन्ड यहाँ पे स्पेशल केस था क्योंकि अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट हमारे नॉर्मल इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर में इंक्लूडेड था। इसका मतलब ये था कि जो हमने यहाँ पे 75 रुपए का कॉस्ट क्लेम किया था, एक्चुअल में वो 75 रुपए में 15 रुपए का जो कॉस्ट था वो आपका अमोर्टाइजेशन कॉस्ट था, एक्चुअल कैश पे आउट कॉस्ट नहीं था। और चूंकि कैश फ्लो हम लोग कैश बेसिस पे बनाते हैं, फिर जो अलाउंसेस और प्रोविजंस में जो भी चूंकि लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो हम यहाँ पे ऐड ले लेंगे। और डेफर्ड टैक्स में हमारा क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स था हमारा, तो डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स हमारे लिए यहाँ पे माइनस बन जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल, क्योंकि हम लाइबिलिटी है पे नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास कैश बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारे हाथ में जो बैलेंस बचा है ऑल टुगेदर एडजस्ट करने के बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 340। दिस क्वेश्चन वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें हर तरह के एडजस्टमेंट थे। तो अगर एक बार अगर आप इसको खुद से करेंगे तो आई बिलीव कि आपका ज्यादा अच्छा आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सवाल हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें बता रखी थी, बट हमने आपको सिंपल प्लेन बताया ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने बोला था कि देखिए हमारे पास जो ओपनिंग कैश थे और वैसा कुछ
हमने लिया नहीं था तो छोड़ दें। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने क्या आइटम एडजस्ट किया, तो सबसे पहले हमने नॉन कैश आइटम एडजस्ट किया, जिसमें सिंस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन डज नॉट रिजल्ट एनी चेंज इन कैश बट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट इनकम, सो वी हैव एडेड बैक। That is the one reason. Since वो बोल रहा है कि income from the investment held under the equity method was received but did not result the inflow of any cash, is 25 received as a equity in earning, तो हमको कोई कैश वैश नहीं मिला था, बल्कि इक्विटी इन अर्निंग का मतलब जो हो गया था, हम जब इक्विटी मेथड अप्लाई करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो अभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ा है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब आपका इक्विटी मेथड अप्लाई करते हैं तो जिस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, अगर वो कंपनी गेन करता है तो अपने पास नोशनल बेसिस पे इनकम को बढ़ा लेते हैं, या अगर वो कंपनी लॉस करता है तो नोशनल बेसिस पे आप अपने इनकम को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोला था कि इक्विटी बेस्ड अर्निंग है, कैश का कोई इनफ्लो नहीं है, इसलिए उसको हमने माइनस कर लिया। तीसरा था नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेशन, जिसमें हमने बोला था कि जो आपको 25 रुपए का गेन हो रहा था अवेलेबल फॉर सेल्स इन्वेस्टमेंट पे, उसको हमने क्या करना था, उसको यहाँ पे नहीं लेके बल्कि उसको हम इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंसेस के जो भी चेंजेस थे, हमने सारे चेंजेस को हमने ले लिया, क्योंकि हम लोग सिंस द बैलेंसेस इज एक्रूअल रिलेटेड टू एडजस्टमेंट सिमिलर टू द डायरेक्ट मेथड, ऑल चेंजेस हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो एआर इंक्रीज हुआ 200 से, देयरफॉर द अमाउंट इंक्लूडेड इन सेल वाज 1500 बट एक्चुअल कैश इनफ्लो हुआ था 1300 का, सो वी हैव टू रिड्यूस दिस 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल का, इसलिए करते हैं ताकि हमको कैश में रिजल्ट समझ में आए। ठीक है, एट द एंड बोल रहा है कि रिजल्ट दोनों में आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, बट रिजल्ट्स दोनों में आपको रिजल्ट इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विल बी द सेम, रिजल्ट सेम रहेगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लास्ट में बोलता है कि इन्वेस्टमेंट मेथड इन इनडायरेक्ट मेथड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली एंड फॉर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में से ऑलवेज डायरेक्ट मेथड होता है, तो कोई आपके लिए डिफरेंस करने का जरूरत नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि चाहे वो चूंकि हम अपने पास बोल रहे हैं कि जी डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी कैश पैसे जाएंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास, हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको दिखा दे रहे हैं। चलो इन्होंने बनाया नहीं, मैं आपको प्रेजेंटेशन बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कि आपने मान लो कि आपने यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आपने अगर कोई सेल ऑफ एसेट किया, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, सेल ऑफ एसेट से जो पैसे आते हैं वो आपके लिए इनफ्लो हो जाएगा, उसके बाद परचेज ऑफ एसेट से जो भी पैसे जाएंगे वो आपके लिए आउटफ्लो हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आ जाएगा इक्विटी कैश, इक्विटी शेयर आपने इशू किया है, इक्विटी शेयर इशू किया आपने, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, बॉन्ड इशूज किया, डिबेंचर इशू किया। ठीक है, उसके बाद बैंक लोन लिया आपने, तो सारे इनफ्लो होते हैं, इन सब से जो भी रिजल्ट आता है वो आपका इनफ्लो होता है, पैसे आते हैं। अब फिर आउटफ्लो किस में जाएंगे, ये सारे के सारे आपके इनफ्लो है। ठीक है, इसके बाद जो भी बनता है वो आपका आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो में एग्जांपल्स क्या था कि आपने परचेज ऑफ ट्रेजरी शेयर्स किया, परचेज ऑफ ट्रेजरी शेयर्स किया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस किया, उसके बाद आपने रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड है, उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है,
उसके बाद लास्ट में डिविडेंड पेड है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं जी, आउटफ्लो हो जाते हैं। आउटफ्लो किसके अंदर में, आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आउटफ्लो कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है जी, आउटफ्लो आपकी बन जाती है जी कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इन सब के जो रिजल्ट्स बनेंगे वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाएगी। इनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे दैट इज गोइंग टू बी द कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आप नेट प्रेजेंटेशन देखना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैश। इसके बाद आप ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इससे जो रिजल्ट बनता है दैट इज योर क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो ये आपके लिए कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ ये जो रिजल्ट कहलाता है ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहलाता है। ठीक है, ये जो सवाल थे ये काफी अच्छे सवाल है, इसको आप एक बार दोबारा कर सकते हैं। इसके अंदर में हमने अभी तक जो आपके साथ चीजें डिस्कस करी, जस्ट इट विल टेक 1 to 2 मिनट तो उसको आपको हम एक बार ये कहते रहे, रिवाइज करा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने सबसे पहले चीजों को देखा कि कैश फ्लो का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। कैश फ्लो का प्रेजेंटेशन ये होता है कि जी हम 3 तरह कैश फ्लो बनाते क्यों है, ताकि हम रिकंसिलेशन बना सके 2 पीरियड पे। इससे ये भी पता चल जाएगी कि हाँ जी साहब हमारे बिजनेस को कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी क्या, यानी हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हम कोई नेगेटिव कैश जनरेट कर रहे हैं। और साथ में हमने सीखा कि कैश जो है वो 3 एक्टिविटी से जनरेट होता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। फिर बाद में हमने सीखा जी कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे दोनों तीनों मेथड्स के काफी डिटेल में एग्जांपल्स है। फिर हमने सीखा जी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कैसे बनता है। फिर हमने सीखा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड कर देंगे तो चेंज ऑफ कैश पता चल जाएगा। उसके बाद हम बिगनिंग को ऐड कर देंगे तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। फिर हमने सीखा जी बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आईएफआरएस और गैप के बीच में किस चीज से डिफर करता है। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड को बनाना सीखा। डायरेक्ट मेथड के बाद हमने इनडायरेक्ट मेथड सीखा और एक सवाल को हमने कंप्लीट किया। फिर हमने बाद में कहा कि जी भाई चाहे जो मेथड आप यूज कर लो, आपकी जो चीजें हैं यानी आपके जो रिजल्ट्स है वो चेंज नहीं होने वाले हैं, दोनों में आंसर सेम आएंगे। लास्ट के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमेशा डायरेक्ट मेथड में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चीजें हैं सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर। तो यहाँ बोला गया है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड बनाना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड में बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बताने से इसके बनाने का जो ऑब्जेक्टिव ये होता है क्योंकि आपके इनकम स्टेटमेंट हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बनते हैं और कैश फ्लो हमेशा कैश बेसिस में बनती है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों के बीच का रिकन्सिलिएशन है। ठीक है, नॉन कैश डिस्क्लोज इफ डज नॉट अपीयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपके कोई नॉन कैश इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो वो भी आपको इसको आपको क्या करना है, बस खाली शो करना है, बताना है कि आपने ये सारे काम जो है नॉन कैश एक्टिविटी से किया है। आपके पास एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा है जिसने बोरो करके एसेट खरीदा है, तो बोरो करना और एसेट खरीदना में आपसे पूछता है कि ये बताएं कि भाई मतलब बोरो किया और एसेट खरीद लिया तो बताया कि इसमें कैश फ्लो में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने बताना था कि कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रीजन ये है कि आप दोनों काम बाहर में कर रहे थे, कैश फ्लो एक्टिविटीज उसमें फेयर नहीं हो रही थी। अगर उसके बीच में अगर आपके पास कोई कैपिटल लीज है तो उसको भी आपको प्रेजेंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है जी,
उसके बाद जो है इंडायरेक्ट मेथड कैश पेमेंट फॉर द इंटरेस्ट इनकम मस्ट बी डिस्क्लोज, अगर कुछ भी है तो भी। शेड्यूल फॉर नॉन कैश इन्वेस्टिंग आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कैश फ्लो जो होता है पर शेयर्स नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको एक एमसीक्यू आता है, बताइए कैश फ्लो पर शेयर्स बताना है, तो आपका आंसर लिखना पड़ेगा नो जी, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस करी है। तो इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो तो हमारा खत्म हो गया। आगे हमारा आएगा जी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और बैलेंस शीट, तीनों हमने खत्म कर दिया। अब जो बचता है वो हमारा बचता है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और लास्ट में बनता है नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप बैलेंस शीट्स बनाते होंगे या चेक करते होंगे कि क्या क्या चीज़ का आपको नोट्स देना है, तो ये देख लीजिएगा कि इसके नोट्स हम क्या क्या चीज़ के हमें देने होते हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता होगा गोइंग कंसर्न आपने सुना होगा। गोइंग कंसर्न में क्या होता है कि एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस जो है कंटिन्यू करेगा। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपका गोइंग कंसर्न अगर खतरे में है, आपको लगता है कि बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, देन यू हैव टू गिव द डिस्क्लोजर्स। तो ये आपको नोट्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है। किसी ने बैलेंस शीट अगर साइन कराए होंगे तो शायद उनको पता होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से हम लोग देख लेंगे। नोट्स ऑफ अकाउंट में 4-5 चीजें देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट साइन करवाते होते हैं, ऑडिट कराते होते हैं, तो आपको दिक्कत होता है। ठीक है जी भाई।